हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आप लोग को पता है कि आपका थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सबका जो है क्लास चल रहा है। एक आध दिन मिस्टेक हो जाता है, एक आध दिन आपसे जो है वीडियो नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, चाहे वो कोई भी ईयर हो। तो आपको डेली अपने समय पर आके पढ़ते जाना है, ठीक है। प्रत्येक दिन वीडियो डलता ही है। आज हम लोग लेकर आए हैं गायनकोलॉजी और मिडवाइफरी के शॉर्ट नोट्स के बारे में। और यहाँ पे हम लोग 3 ओलिगोहाइड्रोमिनियोज अथवा अल्प उल्बता क्या होता है, इसके क्या कारण है, लक्षण, निदान, जटिलता और प्रबंध बताना है। देखिए, ओलिगोहाइड्रामेनियोज नाम क्या है, ओलिगोहाइड्रोमिनियाज, ठीक है, ओलिगोहाइड्रामेनियाज, ठीक है, एलिगोहाइड्रामेनियोज, ये नाम आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है अल्प उल्बता क्या है, बताना है। अब इसको आराम से समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे यह यूट्रस होता है, ठीक है, इस यूट्रस में बच्चा जो है पलता है, ठीक है, और यह क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ए वाला, ठीक है, ए प्लेसेंटा है। अब इसमें बच्चा जो है क्या है, बच्चा इसमें पल रहा है अपना, ठीक है, ये बच्चा पल रहा है। अब होता यह है कि इस बच्चा के चारों साइड से जो है द्रव घिरा रहता है, ठीक है ना, द्रव जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है। चारों साइड से बच्चा को जो है द्रव से भरा हुआ रहता है यूट्रस कैविटी में, मतलब गर्भाशय के गुहा में ये जो है क्या होता है कि द्रव भरा होता है। और जो द्रव बच्चे को घेरा हुआ रहता है चारों साइड से, उसी द्रव को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है हम लोग उसी द्रव को कहते हैं जिसको बच्चा को घेर को रखता है द्रव, ठीक है। इसी को हम लोग उल्बता कहते हैं, समझ गए। अब होता यह है कि कोई कोई कंडीशन में ये जो द्रव है इसका नॉर्मल मात्रा 500 ml से लेकर, ठीक है, 500 ml से लेकर 1000 ml तक नॉर्मल तौर पर यह होता है। नॉर्मल इतना होता है, ठीक है। अब किसी न किसी कारण से ये जो द्रव है वह क्या होता है, कम जाता है, ठीक है। अब इसी द्रव को कमना को हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनियाज कहते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए, गर्भ समापन के समय अथवा गर्भावस्था के 32वें सप्ताह के निकट गर्भ में एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml या इससे भी कम हो जाती है, तो यह स्थिति ओलिगोहाइड्रोमिनियाज कहलाती है। आपने क्या समझा कि यूट्रस में जो द्रव फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जब 32वें सप्ताह गर्भ का होता है, तो उस समय उसके नज़दीक जाकर अगर यह एमनियोटिक फ्लूइड 200 ml रह जाता है या इससे भी कम जाता है, तो इसी स्थिति को ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। नॉर्मल कितना होता है, 500 से लेकर 1000 ml तक जो है आपके यह होते हैं, बच्चे को घेरे हुए रहते हैं। अब आपको बता दें कि जब 34 सप्ताह के नज़दीक जब जाता है ना यह गर्भावस्था, तो वहाँ पे फ्लूइड का मात्रा लगभग 800 ml होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही पूर्ण गर्भावस्था में जाता है, यानी 40 सप्ताह जब हो जाता है, तो वहाँ पे जो है यह द्रव घटकर 600 ml हो जाता है। यानी पूर्ण गर्भावस्था के समय यह जो है घट जाता है 200 ग्राम, ठीक है। इसी अनुसार अगर यह गर्भ समापन होता है, मतलब जब टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, जब समापन होता है, तो उस समय अगर 200 ml या इससे कम, या फिर 32वें सप्ताह के निकट भी वही सिचुएशन अगर होता है 200 या इससे कम ml, तो इसी को हम लोग जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कमना कहते हैं, यानी ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश आपके दिए गए हैं, देख सकते हैं, बहुत आसान है। अब इसके कारण क्या होते हैं, फ्लूइड के कमने का क्या कारण हो सकता है, हम लोगों से कारण भी पूछा है। तो देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो इसके रियलिटी कारण जो है अभी तक अनडिफाइन है, अननोन है, अज्ञात है। अभी इसका रियल पता नहीं है कि किन कारण से जो है फ्लूइड जो है गर्भ अवस्था में कम जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ अन्य कारण शामिल है कि इन सभी कारणों से भी हो सकता है फ्लूइड जो है कम जाए। एग्जैक्ट पता नहीं है कि किन कारण से फ्लूइड कम जाता है, लेकिन और कुछ कारण हो सकते हैं जो कारण नीचे दिए गए हैं जिसके कारण फ्लूइड कम होते हैं, ठीक है। पहला देख लीजिए, भ्रूण में विकार। पहला जो कारण होगा, या तो बच्चे में कोई समस्या होगा भ्रूण में, समझ गए ना।
तो कोई भ्रूण में कमी हो सकता है, फीटल एबनॉर्मेलिटी हो सकता है, इसके कारण भी फ्लूइड कम सकता है। एमनियोटिक द्रव की कम उत्पत्ति, मतलब जो एमनियोटिक द्रव है जो उसका प्रोडक्शन है उसमें ही कमी होगा, जिसके कारण वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा। या पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता, मतलब पहले ही जो है बच्चा समय से पहले ही मैच्योर हो गया हो गर्भ में, तो यह भी एक कारण होता है कि ये हो सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कमी के कारण। ठीक है। भ्रूण के मूत्र मार्ग में रुकावट या विकार। अब जो भ्रूण है, जो डिफेक्ट है, जो आपका भ्रूण होते हैं, उस भ्रूण के मूत्र मार्ग में रुकावट या विकार जो है, ये समस्या हो सकते हैं कि फीटल के भ्रूण के आसपास जो है जो द्रव है वो कम जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये सब कारण आपके कुछ अन्य कारण शामिल है जो हो सकते हैं द्रव के कमी के कारण। ठीक है। जैसे परिपक्वता होना, समय से पहले एमनियोटिक द्रव का कम बनना, भ्रूणीय विकार हो सकता है, मूत्र मार्ग में रुकावट हो सकता है। तो ये सब जो है आपके कुछ अन्य कारण हैं। समझ गए। चलिए, लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर मान गए एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा अगर कम है तो क्या क्या जो है लक्षण दिख सकते हैं, देख लीजिए। लक्षण में गर्भाशय ऊंचाई समान से कम होना। अगर किसी का अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर गर्भाशय में अगर प्रेगनेंसी के टाइम में कम है बच्चे के आसपास, तो इस फ्लूइड के कम होने से जो यूट्रस का हाइट होता है वह कम जाता है। तो देखते होइएगा कि किसी किसी का जो पेट, जो स्त्री का जो आमाशय होता है वह प्रेगनेंसी के बाद देखते होइएगा बहुत ज़्यादा किसी किसी का निकल जाता है, किसी किसी का हल्का ही निकलता है, किसी किसी को कम निकलता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं यह एमनियोटिक फ्लूइड का भी रोल होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें ज़्यादा होगा उसका जो है जो पेट होगा वह ज़्यादा दिखेगा। अगर किसी का एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो उसमें कम जो है दिखेगा। तो यह जो है होता है। ठीक है। भ्रूण गलती व हलचल कम होना। इसका लक्षण एक और दिखेगा कि अगर जिसमें अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो जो फीटल का जो हलचल होना चाहिए वह हलचल कम हो जाता है। ठीक है। कुप्रस्तुति, माल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भ्रूण है उसका जो प्रस्तुति है वह गड़बड़ होगा। उदर का आकार कम होना, वही मैंने बताया कि पेट का आकार कम दिखाई देगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देते हैं जो कि एक नॉर्मल होते हैं। तो यह सब अगर फ्लूइड भरा होगा पेट में यानी यूट्रस में बच्चे के आसपास, तो जाहिर सी बातें है पेट बड़ा दिखाई देगा ही। समझ गए। लेकिन यहाँ पे उदर का जो है आकार कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑल्गी हाइड्रोमेनियाज देख रहे हैं, मतलब तरल कम होगा तो उदर का आकार भी कम जाएगा, कुप्रस्तुति होगा, भ्रूण का हलचल भी कम हो जाएगा और गर्भाशय ऊंचाई भी कम हो जाएंगे। ठीक है। गर्भाशय ऊंचाई कम होगा तब ना उदर का भी एरिया कम दिखाई देगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन, जटिलता क्या होते हैं देख लीजिए। अगर किसी को ऑल्गी हाइड्रोमेनियाज से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या हो सकता है देख लीजिए। भ्रूण से संबंधित अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो देख लीजिए, जैसे भ्रूण की वृद्धि में कमी आ जाएगा, समझ गए ना, ग्रोथ जो है कम जाएगा भ्रूण का। उसके बाद नाभि नाल पर दबाव पड़ना, जो कॉर्ड है उस पर प्रोलैप्स हो सकता है, नाभि नाल जो लगा हुआ होता है प्लेसेंटा से उस पर दबाव पड़ेगा। ठीक है। जन्मजात विकृति होना, कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी, अगर किसी का फ्लूइड अगर कम है तो बच्चा जन्मजात जो है कोई समस्या से ग्रसित हो सकता है। अंतः गर्भाशय मृत्यु, बच्चे का गर्भाशय के अंदर ही डेथ हो सकता है ज़्यादा फ्लूइड की कमी होने से। तो ये सब जो है क्या होते हैं, बच्चे से संबंधित जटिलता हो सकते हैं, याद रखिएगा यह भ्रूण से संबंधित है। ठीक है। जैसे भ्रूण का वृद्धि कम होना, नाभि नाल पर दबाव पड़ना, जन्मजात विकृति होना, अंतः गर्भाशय मृत्यु होना, ये सब बच्चे से संबंधित जटिलता है। और माँ से जब संबंधित क्या जटिलते हो सकते हैं, तो मैटरनल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होगा, एवर्सन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। अगर किसी को एमनियोटिक फ्लूइड का कमी होगा यूट्रस में तो क्या होगा कि उसका एवर्सन हो सकता है। प्रसव में अधिक समय, प्रोलॉन्ग लेबर में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है। और परिपक्वता, पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब परिपक्व बच्चे को होने में भी समय लग सकता है। यह जटिलता जो है माँ से संबंधित है। समझ गए। तो इस प्रकार से ज़्यादा जो है इसका प्रभाव बच्चे पर ही पड़ता है, माँ पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने से ज़्यादातर प्रभाव फीटल यानी भ्रूण पर ही पड़ता है, क्योंकि वह भ्रूण के चारों साइड से घेरा हुआ रहता है द्रव, और बच्चे को जो है मूवमेंट करने में और बच्चे को जो है नमी देने में भी मदद करता है। ठीक है। तो ये सारे चीज़ है।
इसमें क्या निदान करवा सकते हैं हम लोग कि जिससे पता चले कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है, तो यूएसजी अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, अल्फ़ा फीटस प्रोटीन परीक्षण, अल्फ़ा फीटस, ठीक है, अल्फ़ा फीटस प्रोटीन एग्जामिनेशन जो है हो सकता है, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यह एक प्रकार के प्रोटीन होता है जो बच्चे के चारों साइड से एक तरल के रूप में घेरे हुए रहता है, ठीक है, तो उसी फैट्स प्रोटीन का एग्जामिनेशन होगा। ओके, उसके बाद एमनियोसेंटेसिस होगा। क्या होगा? एमनियोसेंटेसिस होगा, समझ गए? तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रबंध हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, अपरिपक्व झिल्लियों को क्षति से बचाने के लिए उचित देखभाल करेंगे। अब इस कंडीशन में हम प्रबंध ये कर सकते हैं कि कोई झिल्ली मेंबर है वह इमेच्योर है तो उसको क्षति न हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। प्रसव की अवधि अधिक रहने की संभावना होती है, इसलिए संकुचन को प्रभावी बनाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिक्स दिया जाता है। अब चूँकि फ्लूइड कम होता है तो जो मैच्योरिटी है वह देरी से होता है, तो इसमें जो प्रसव की लेबर की जो अवधि होती है वह लंबे समय तक होने की संभावना होती है। तो ऐसे में ऑक्सीटॉक्सिन देंगे। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है कि उत्तेजित करता है बच्चे को बाहर निकलने के लिए, ठीक है, तो यह ऑक्सीटॉक्सिन देंगे। तीसरा है भ्रूण की निगरानी बनाए रखनी चाहिए। समय से पहले झिल्ली को फाड़ने पर संक्रमण की देखभाल करनी चाहिए। अब समय से पहले अगर झिल्ली को फाड़ते हैं तो संक्रमण ना हो, इसका देखभाल करेंगे। और साथ में नाभि भ्रंश के लिए सजग रहना चाहिए, मतलब कोर्ड जो है प्रोलैप्स ना हो, इसके लिए सजग रहेंगे। मतलब जो नाभि नाल बच्चे का लगा होता है उसमें कोई क्षति खुद से ना पहुंच जाए, इसके लिए सजग रहेंगे, ठीक है। एंड छठा है फीटल डिस्ट्रेस की स्थिति में माँ को ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अगर बच्चे को कोई फीटल डिस्ट्रेस है तो इस कंडीशन में माँ को जो है ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चा को भी ऑक्सीजन मिले। रोगी की सामान्य देखभाल व लाक्षणिक प्रबंध करने चाहिए, और भी जो भी लक्षण होंगे, जो भी देखभाल होंगे वह रोगी को करनी चाहिए। और इस हिसाब से हम एक एमनियोटिक फ्लूइड वाले पेशेंट को ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें प्रसव से पहले पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड की कमी है तो हम जो है बाहर से एमनियोटिक तरल जो है फ्लूइड जो है प्रदान करेंगे आईवी मार्ग से, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये हो गया। झिल्ली मतलब होता है, आप लोग को मैं बता दूं, झिल्ली मतलब होता है कि जो झिल्ली आपस में क्या होता है कि एक संरचना बना के रखे रहता है अपने अंदर बच्चे को। तो जब बच्चा बाहर निकलने लगता है तो वह झिल्ली को क्या करता है? फाड़ता है, ठीक है, फाड़ के तब उसका जो है बाहर निकलता है, समझ रहे ना। चलिए, इंग्लिश में दे दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्री एक्लेम्पसिया क्या होते हैं? राइट डाउन साइन, लक्षण एंड नर्सिंग देखभाल। तो मेरे डियर साथी, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया यह आपके दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया को। तो आज हम प्री एक्लेम्पसिया देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक्लेम्पसिया देखेंगे आगे के कभी वीडियो में, ठीक है। प्री एक्लेम्पसिया मैं आपको डिफिनीशन में पढ़ाया हूँ कि प्री एक्लेम्पसिया जो है यह एक गर्भ के दौरान होने वाला असामान्यता होता है जो लेट प्रेगनेंसी के कारण होता है, मतलब देरी से प्रेगनेंसी होने के कारण जो है यह चीज़ें होता है। तो प्री एक्लेम्पसिया जो है लेट प्रेगनेंसी का एक रोग होता है, मतलब कोई महिला है और वह महिला अगर देरी से प्रेगनेंसी हो रखा है तो यह कारण बनता है। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसे हम लोग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो प्री एक्लेम्पसिया का दूसरा नाम क्या है? इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। और यह कब होता है? यह लेट प्रेगनेंसी का एक रोग होता है, ठीक है। कौन? प्री एक्लेम्पसिया। इसमें कौन कौन से चीज़ें होते हैं चलिए देख लीजिए। इसमें देख लीजिए यहाँ पे, इसमें निम्न स्थिति पाए जाते हैं। अगर किसी को प्री एक्लेम्पसिया होता है लेट प्रेगनेंसी होने से, तो उसमें क्या क्या जो है स्थिति होते हैं, क्या क्या संभावना होता है प्री एक्लेम्पसिया में, देख लीजिए। प्री एक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप होता है। अगर किसी को लेट प्रेगनेंसी है तो जैसे ही अगर उसमें हाइपरटेंशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम समझ जाएंगे कि वो इसे प्री एक्लेम्पसिया आ गया है। प्री एक्लेम्पसिया में उच्च रक्तचाप हो जाता है, शरीर में सूजन हो जाता है, भार में वजन में वृद्धि हो जाता है, और जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन का मात्रा जो है बढ़ जाता है।
तो मुख्यतः दो चीज़ें इसमें होते हैं, एक उच्च रक्तचाप और एक सूजन और शरीर के भार में वृद्धि होना। यह प्री एक्लेम्पसिया का दो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि कोई महिला प्रेगनेंसी है और उसके शरीर में अगर सूजन है और भार अगर अत्यधिक वृद्धि हो गया है तो उसे हम मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग प्री एक्लेम्पसिया कहेंगे। ठीक है। अगर और पूछ दे कि बताइए कि अगर उसको इस दौरान अगर उसे हाइपरटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे भी जो है हम लोग प्री एक्लेम्पसिया ही कहेंगे। ठीक है। तो यह आपके स्थिति पाए जाते हैं। साथ में एक और स्थिति होता है कि जब यूरिन होगा तो उस यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आएगा, तो इसी को हम लोग प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह स्थिति बनता है प्री एक्लेम्पसिया में। अब इसके क्या क्या कॉज, क्या क्या कारण हो सकते हैं देख लीजिए। इस रोग के कारण भी अज्ञात है। जिस प्रकार से ओलिगोहाइड्रोमेनियास का भी कारण जो है अज्ञात था, उसी प्रकार से इसका कारण भी जो है अज्ञात है कि किन कारण से जो है एक महिला में लेट प्रेगनेंसी होने पर उसका शरीर में सूजन हो जाता है या भार बढ़ने लगता है या यूरिन में प्रोटीन आने लगता है या उच्च रक्तचाप हो जाता है। किन कारणों से ये चीज़ें अभी जो है अज्ञात है, अननोन है। तो कारण अभी इसका पता नहीं है। ठीक है। एग्जैक्ट कारण इसका अभी पता नहीं है। समझ गए। अब हम लोग इसका चिन्ह और लक्षण देखेंगे। ठीक है। चिन्ह और लक्षण क्या होगा, तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि 140 सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक 90, इससे अधिक अगर रहता है तो वह जो है उच्च रक्तचाप के अंतर्गत आता है। तो कोई भी प्री एक्लेम्पसिया वाली मरीज को उसका मुख्य लक्षण और चिन्ह जो है उसका रक्तचाप होता है और वह 140/90 यानी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है। शरीर को ओडिमा यानी सोफ होता है, जिसमें सर्वप्रथम पैरों में सूजन होता है, उसके बाद समस्त शरीर में फैलता है। आप लोग देखते होइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिलाओं को शरीर में सूजन हो जाता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं या फिर उसके पैर में सूजन या पूरे शरीर में भी सूजन हो जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए कि उसके शरीर में क्या हो गया है, प्री एक्लेम्पसिया हो गया है। मतलब उसके देर लेट प्रेगनेंसी से यह प्रॉब्लम आया है, जिसको हम लोग प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। समझ गए। चलिए ये भी लक्षण देख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, सोफ के कारण रोगी का भार निरंतर बढ़ता रहता है। अब ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, जहाँ भी सूजन होगा ऑटोमेटिक है कि हमारा शरीर का भार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। मूत्र में एल्बुमिन तथा प्रोटीन आने लगता है। और इसमें और लक्षण होते हैं कि मूत्र में जो है एल्बुमिन और प्रोटीन का मात्रा आने लगते हैं। ठीक है। और क्या लक्षण होते हैं, तो यह रोग अधिकांश प्रथम बार की गर्भवती स्त्री प्री में देख लीजिए प्राइमिग्रेविडा में अथवा ऐसी स्त्री जो हाइपरटेंशन से पीड़ित होती है उनमें होता है। अब ये सब जो अधिक ऊपर में हम लोग हाइपरटेंशन देखे हैं या शरीर में सूजन वगैरह हो जाता है, तो यह अधिकांश उस महिला में होता है जो प्रथम बार गर्भ अवस्था में हो, प्रथम बार गर्भवती हो, यानी प्रीमैग्रे देख लीजिए प्राइमिग्रेविडा हो यानी प्रथम गर्भवती हुई हो, या फिर उसमें पहले से हाइपरटेंशन बीपी का प्रॉब्लम रहा हो तो उसमें यह प्रॉब्लम आता है। और जब गर्भ के दौरान भी शरीर में सूजन और हाइपरटेंशन हो तो उसे हम लोग प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। ठीक है। इस रोग के लक्षण अवस्था के अंतिम सप्ताहों में अधिक तीव्र होते हैं, जैसे रक्तचाप में वृद्धि, शरीर में सूजन आना, समान रूप से शरीर के भार में वृद्धि होना। अब ये सब जो लक्षण हम लोग देखे हैं, यह लक्षण तो प्रेगनेंसी के दौरान होता ही होता है। साथ में जैसे जैसे नज़दीक समय आता है लेबर का, प्रसव का, डिलीवरी का, तो उसके अंतिम सप्ताह में जब होने वाला होता है प्रेगनेंसी का, तो उस दौरान यह और ज़्यादा तेज हो जाता है। जैसे बीपी में वृद्धि आ जाएगा, ठीक है, सूजन और ज़्यादा हो जाएगा और शरीर का भार और ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। तो यह लक्षण अंतिम सप्ताह में और ज़्यादा देखने को मिलता है तेज़ी से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, गंभीर प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, इन सेवियर प्री एक्लेम्पसिया, अगर यह एक्लेम्पसिया अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मूत्र की मात्रा कम जाएगा, रोग के तीव्र, ठीक है, रोगी को सिर दर्द होगा तेज़ी से। ओके, नेक्स्ट है आँखों में कम दिखाई देना, आँख धुंधला दिखाई पड़ना, आँखें चमकदार रोशनी सहन नहीं कर पाती है, जी मिचलता है, उल्टी होता है। ठीक है,
तो नॉर्मली अगर किसी को यह प्री एक्लेम्पसिया अगर गंभीर हो जाता है तो उसके मूत्र का जो है वह कम जाएगा, मूत्र कम जाता है, रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सिर दर्द होता है, आँख से संबंधित प्रॉब्लम जैसे धुंधला दिखाई देना या रोशनी के सामने जो है सहन नहीं कर पाना, जी में चलना, उल्टी होना, यह प्री एक्लेम्पसिया गंभीर होने पर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नर्सिंग देखभाल देखिए, अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम होता है मीन्स प्री एक्लेम्पसिया अगर होता है तो उसमें कैसे हम उसको देखभाल करेंगे, नर्सिंग देखभाल चलिए देखते हैं। मेरे डियर फ्रेंड, गर्भवती को एंटीनेंटल चेकअप कराने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। गर्भवती को एंटीनेंटल चेकअप मतलब जो है क्या करनी चाहिए, हमेशा जो है चेकअप कराते रहने चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। रोगी को कम नमक तथा कम प्रोटीन, आयरन, विटामिन युक्त व रेशेदार पौष्टिक भोजन देनी चाहिए। अब जो भी रोगी हो उसको कम नमक, ठीक है, कम नमक का तथा प्रोटीन और आयरन और विटामिन युक्त व रेशेदार पौष्टिक भोजन देनी चाहिए। ठीक है, भोजन में कम नमक होनी चाहिए लेकिन प्रोटीन, आयरन और विटामिन युक्त रेशेदार भोजन देंगे। ठीक है, चूँकि ज़्यादा नमक देंगे, सोडियम वाला भोजन देंगे तो और सूजन होगा और बीपी बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे देखिएगा कि स्त्री को पूर्ण रूप से बिस्तर पर आराम कराना चाहिए। अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा प्रॉब्लम होता है मीन्स प्री एक्लेम्पसिया होता है तो वैसे स्त्री को पूर्ण आराम देनी चाहिए बेड पर। ओके। नेक्स्ट है प्रति सप्ताह भार मापना चाहिए और समय समय पर रक्तचाप को भी मापना चाहिए। रक्तचाप अधिक हो तो चिकित्सक को सूचित करें। अब इससे बचने के लिए नर्स को ये सजेशन देना चाहिए कि आप प्रति सप्ताह अपना भार मापिएगा, समय समय पर रक्तचाप को भी जांचिएगा और अगर रक्तचाप अधिक होगा तो डॉक्टर को ज़रूर सूचित कीजिएगा। इस प्रकार से नर्स मैनेजमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तथा मिल्ड सेडेटिव ड्रग देते हैं। अब रोगी जो होता है अगर उसे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, प्री एक्लेम्पसिया है तो हाइपरटेंशन होगा ही होगा, तो इससे बचने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी चाहिए जो बीपी को कम कर सके। ठीक है, रक्तचाप को कम कर सके। प्रतिदिन महिला के वाइटल साइन को चेक करके नोट करना चाहिए। वाइटल साइन में क्या होता है आप लोग को पता है, आप लोग फर्स्ट सेकेंड पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिशु के हृदय की धड़कन को जांचनी चाहिए। समझ गए। प्रत्येक घटना को नोट करने के लिए चार्ट बनाना चाहिए, जैसे बच्चे का हृदय का धड़कन हो, माँ का हृदय का धड़कन हो, माँ का वाइटल साइन हो, सभी घटना के लिए एक चार्ट बनाना चाहिए। ठीक है। समस्त घटनाक्रम के अनुसार डॉक्टर को प्रसर्व जो है कराना चाहिए और जिस घटना के अनुसार जो है मरीज का प्रसर्व जो है डॉक्टर को कराना चाहिए। ठीक है। प्रसर्व पश्चात शिशु एवं माँ की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अब इस कंडीशन में प्रसर्व हो जाए तो शिशु और माँ दोनों को अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और इस प्रकार से आपका प्री एक्लेम्पसिया समाप्त होता है। अगर आपसे कोई प्री एक्लेम्पसिया पूछे बता दीजिएगा कौन से स्थिति क्या होता है प्री एक्लेम्पसिया का, तो वो भी बता दीजिएगा। प्री एक्लेम्पसिया का क्या कारण है बता दीजिएगा। प्री एक्लेम्पसिया में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। अगर गंभीर प्री एक्लेम्पसिया होता है तो उसमें क्या होता है वो भी बता दीजिएगा। एंड नर्सिंग देखभाल तो आप एज ए नर्स क्या क्या कर सकते हैं वैसे पेशेंट के लिए आपको लिखना है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको इंग्लिश को क्या कीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी वाले हिंदी में पढ़िएगा, बाकी जो है खिचड़ी नहीं कीजिएगा, जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है वही लैंग्वेज में पढ़िएगा। ठीक है। यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके। चलिए, अब बाकी हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बताएंगे। देखिए, सूतिका अवस्था में माँ को दी जाने वाली नवजात संबंधी सलाह को समझाना है। सूतिका अवस्था मतलब प्यूरिपेरियम। प्यूरिपेरियम का मतलब क्या होता है, प्यूरिपेरियम का मतलब क्या होता है, तो मेरे डियर जब बच्चा के जन्म लेने के बाद जो अवस्था होता है उसी को हम लोग सूतिका अवस्था प्यूरिपेरियम कहते हैं। बच्चा जैसे ही जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद जो अवस्था होता है वह सूतिका अवस्था प्यूरिपेनियम होता है। जब गर्भावस्था क्या होता है वह प्रेगनेंसी पीरियड होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, गर्भ अवस्था कहते हैं। बच्चा जैसे ही जन्म ले लेता है तो उसे हम लोग प्यूरिपेनियम कहते हैं, मीन्स सूतिका अवस्था कहते हैं। समझ गए।
और सूतिका अवस्था के समय जो सिक्रेशन होता है योनि से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूतिका स्राव बोलते हैं, या उसी को हम लोग लोकिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ गए। सूतिका अवस्था क्या होता है पता हो गया। चलिए अब ये बच्चा जन्म ले लिया है, तो एक माँ को, चूँकि यह नवजात है, नया जन्म लिया है तो नवजात है, तो माँ को क्या सलाह देंगे इससे संबंधित, नवजात से संबंधित। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नवजात से संबंधित सलाह, नियोनेटल रिलेटेड एडवाइस, माँ को क्या देंगे सूतिका अवस्था में, मतलब जन्म के बाद। ठीक है ना, सूतिका अवस्था में माँ को नवजात से संबंधित निम्न सलाह देनी चाहिए। अब एक माँ को सूतिका अवस्था में प्यूरिपेरियम में माँ को जो है निम्न सलाह देनी चाहिए नवजात से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, महिला को अपने नवजात को हर 2 घंटे में स्तनपान कराने की सलाह देनी चाहिए। अब एक माँ को ये सलाह देंगे कि आप अपने नवजात बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है या कुछ दिन पहले जन्म लिया है, इसको आपको लगातार जो है 2-2 घंटे पर स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। ठीक है, दूसरा है स्तनपान के सही विधि महिलाओं को बतानी चाहिए। अब नियोनेटल के लिए जो एडवाइस माँ को देंगे, उसमें माँ को बताया जाएगा कि आपको सही स्थिति से, सही तरीके से, सही विधि से स्तनपान कराना है। ठीक है, तीसरा है 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह देनी चाहिए। अब एक माँ को सूतिका अवस्था में हम सलाह देंगे कि वह 6 माह तक लगातार जो है केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं, कोई और भोजन या कोई और बाहरी प्रोडक्ट ना दे। ठीक है, चौथा है महिला को स्वयं की तथा बच्चे की स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए सलाह देनी चाहिए। अब एक महिला को ये भी एडवाइस देनी चाहिए कि आप खुद सेल्फ और आपके बच्चे दोनों को कैसे आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, इसका सलाह देनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है, ये सब आसान है। नेक्स्ट है, नवजात को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाना चाहिए। अब एक माँ को यह भी सलाह देनी चाहिए, चूँकि हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद तो स्वास्थ्यकर्मी माँ के साथ रहेगा नहीं, तो ऐसे माँ को ये बताएंगे कि आप समय समय पर जो भी टीकाकरण सारणी के अनुसार जो टीका लगना है, समय पर बच्चे को, नवजात को लगवाना चाहिए। ठीक है, छठा है, नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए सलाह देनी चाहिए। अब चूँकि बच्चा नए आए रहता है इस दुनिया में, वातावरण में, तो हो सकता है उसको तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, यानी हाइपोथर्मिया हो जाए। तो इससे बचाने के लिए बच्चे को बचाने के लिए माँ को सलाह देंगे कि हाइपोथर्मिया से कैसे बचानी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, नवजात में कोई भी असमान लक्षण उपस्थित होने पर उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाने की सलाह देनी चाहिए। अब नवजात शिशु के माँ को जो सूतिका अवस्था में है, उसको हम ये सलाह देंगे कि अगर बच्चे में, नवजात में कोई भी असमान एबनॉर्मल दिखाई देता है तो तुरंत उस लक्षण को देखते हुए नज़दीकी जो भी अस्पताल हो वहाँ ले जाना चाहिए। यह हम क्या करेंगे, सलाह देंगे। तो इस प्रकार से 8वां पॉइंट है आपका, महिला को आवश्यकता अनुसार अस्थायी एवं अस्थायी परिवार नियोजन विधि के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। अब सूतिका अवस्था में ही माँ को ये भी सलाह दे देनी चाहिए कि आपको अगर ज़रूरी हो तो आप अस्थायी, अगर ज़रूरी नहीं है तो अस्थायी परिवार नियोजन विधि के बारे में उपयोग करें, इसका जानकारी देना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स। ठीक है, तो यह 8 पॉइंटें मैंने आपको बताया। आप चाहें तो एक माँ के लिए जो अभी अभी हाल में बच्चे को जन्म दी है, जो अभी पीरियनियम में है, मीन्स सूतिका अवस्था में है, तो वैसे माँ को अपने बच्चे के लिए क्या क्या एडवाइस देंगे, ये 8 पॉइंटें आपको बताना था। मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें आपका दिमाग चलता है तो एक पीरियनियम में, एक प्यूरिपेरियम में, यानी सूतिका अवस्था में माँ के लिए अपने बच्चे को और क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, उसका भी सलाह जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी लिख सकते हैं। मैंने 8 बताया, आप इसको 15 पॉइंट में कर सकते हैं। तो 5 नंबर में अगर पूछ देगा कि प्यूरिपेरियम में यानी सूतिका अवस्था में माँ को क्या सलाह देनी चाहिए बताइए, तो ये 5 नंबर में आप लिख दीजिएगा, बच्चे के लिए सलाह होता है। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश आपका दिया गया है, सबका इंग्लिश दिया गया है। आप इंग्लिश में इसको चाहें तो बेटर तरीके से इंग्लिश वाले अपना पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।